हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जो आज हमारा उद्देश्य है वह तिमाही परीक्षा जो भी आपकी होने वाली है, जो पेपर है गणित का, उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव को लेकर के है। पार्ट एक में हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हुई हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमें पता होना चाहिए किसका कलेक्शन होती हैं, किसका समुच्चय होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो स्टेटमेंट है उसको आप विशेष रूप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो प्रमेयिका पता होनी चाहिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो कंडीशन है इसको बदल बदल करके दिया जाता है, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन। तो मेन इसका उद्देश्य आपको देखने का ये है कि आप इसको अच्छी तरह से लिख करके देखें कि 0 छोटा है बराबर है आर से, आर छोटा है बी से। a बराबर बी क्यू प्लस आर लगभग सब में सेम रहता है, इसको चेंज कर दिया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। इसके बाद यदि अपन देखें और इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए, तो लघुत्तम और महत्तम से डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे इसमें दिया हुआ है 135 और 225, तो ये यूक्लिड से भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, या ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है कि 135 और 225 का महत्तम समावर्त HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले से ज्ञात करना है, फिर ही इसका ऑप्शन टिक करना है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, वो एक फॉर्मूले को लेकर के हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला है HCF A ब्रैकेट में A कॉमा B इंटू LCM ब्रैकेट के अंदर A कॉमा B बराबर A इंटू B। ये जो फॉर्मूला है इसको भी विशेष रूप से ध्यान से देख करके आप जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है खाली स्थान में ये दो पार्ट दे दिए जाते हैं, इक्वल में छोड़ दिया जाता है, या फिर इस तरफ का पार्ट दिया जाता है, इसको छोड़ करके इस तरफ का भाग दे दिया जाता है। तो इसको भी बना करके ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। इसके बाद अपन और देखते हैं कुछ ये टॉपिक भी है। यहाँ से अपन देखें तो हमें पता चलेगा कि करनी, दो करनी, तीन करनी, पाँच, इन सबको क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि करनी 3, करनी 5, करनी 15, ये सब क्या है, ये सब की सब कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो परिमेय संख्या होती है उसके लिए एक खाली स्थान बन के आते हैं। जैसे एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ना क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वह भी एक अपरिमेय संख्या होता है। घटाने की बात करें तो घटाना, एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाना भी क्या होता है, आपका परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार भाग में भी पूछे और गुणत में भी पूछे तो एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद अपन देखते हैं और भी ऑब्जेक्टिव कौन से बन सकते हैं इसमें। इसके आगे हम थोड़ा सा शांत के लिए जो अपन ने एक नियम पढ़ा हुआ है 2 की घात n और 5 की घात m का, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में हमें अभाज्य गुणनखंड 2 अथवा 5 या 2 व 5 दोनों के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उस परिमेय संख्या, उस दशा में आपकी जो परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड आपको प्राप्त होता है हर में, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या कैसी होगी, या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इतने ही ऑब्जेक्टिव इसमें से बन सकते हैं। एक यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक देख सकते हैं आप 1.4 प्रश्नावली के ठीक ऊपर, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है। तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या फिर अशांत आवर्ती हो सकता है। यानी कोई एक परिमेय संख्या या तो शांत होगी या तो फिर अशांत आवर्ती होगी, अर्थात जो अशांत अनावर्ती होती है वह आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, बहुपद। बहुपद की पहचान आपको पता होना चाहिए। इसमें जो आपके चर की घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये इसकी विशेष पहचान है। इसके बाद यदि आप देखें तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात। तो जैसे जैसे चर की घात होती है वैसे वैसे आप इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे यदि कोई बहुपद है उसमें चर की घात कैसी है, केवल एक है या अकेला सिंगल चर लिखा हुआ है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वह एक रैखिक बहुपद है। और द्विघात में चर की घात कैसी होती है, 2 होती है। त्रिघात में 3 होती है। इस तरह से आप बहुपदों की पहचान
कर सकते हैं कि वह कौन से घात वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आपको इसमें एक्सिस पे जो जितने भी बिंदु काट रहे हैं उनको गिन करके शून्यकों की संख्या बतानी है। अभी सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। शून्यक निकालने के लिए हम ax + b = 0 करते हैं, जिसमें हमें पक्षांतर करने पर और a को बटे में भेजने पर पता चलता है कि इसका जो शून्यक होता है -b/a। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ax + b का शून्यक खाली स्थान होता है, तो -b/a आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुपद में हमने जो अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा 2 शून्यक होते हैं उसके बारे में पढ़ा हुआ है, जिसे बोला जाता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। या फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अच्छा, b क्या होता है? x का गुणांक होता है। a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। c कोई भी अचर पद होता है जो पीछे संख्या लिखी हुई होती है। a क्या होता है? आपका x² का गुणांक होता है। इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसके पश्चात यदि हम देखें कि एक द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड मानक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है, जहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो वह द्विघात बहुपद ही नहीं कहलाएगा। इसलिए जो इसका स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो ax² + bx + c होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं और a का मान कैसा नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि हम पार्ट 3 की बात करें तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझना होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + b, ये लिखा हुआ है, ax + b + c = 0 के रूप में होता है, जहां a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होती है तो वह फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। रैखिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर है इसकी आपको घात केवल देखने में कितनी मिलेगी? 1। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से देखें। इस पेज का अच्छी तरह से अध्ययन करें, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी से लेकर के फाइनल पेपर में तक बनते हैं। इसमें समीकरण की तुलना जो की जाती है वो व्यापक समीकरण होते हैं, जो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होते हैं, जिनसे तुलना करने पर आप a1 b1 c1 के मान प्राप्त करते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, और इनके अनुपातों की तुलना करके आप विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें पूछा जाता है दो समीकरण दे करके कि आप बताइए कि इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 क्या बराबर आ रहा है b1/b2 के। यदि नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और चूंकि जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनका केवल एक अद्वितीय हल होता है। जैसे ही आप संपाति की बात करते हैं, संपाति का मतलब होता है जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिल जाए, मतलब ढेर सारे बिंदु आप इस स्थिति में निकाल सकते हैं। तो कितने हल होंगे इसके? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात होती है समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाओं में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती? समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो वे कभी एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं। इस स्थिति में इनका कोई भी हल नहीं होता है। अध्याय 4 में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो मानक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं, और यही द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको भी अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइए, ये लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। ये आपका द्विघात समीकरण हल करने का द्विघात सूत्र है। जब कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि समीकरण को हल करने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है, तब हम इसके लिए x बराबर यहाँ अपन लिख सकते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस करनी के अंदर b² - 4ac/2a, इस द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम अपने समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपके विविक्त कर दिए हुए हैं, आप देखेंगे विविक्त कर को d से अपन व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। ये b² - 4ac d ही है, मतलब हम यहाँ पर d > 0 इसकी जगह लिख सकते हैं। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो आप बता सकते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब दो संख्या मिलेंगी लेकिन अलग अलग,
ठीक है, जब d का मान 0 होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल, मतलब जैसे कभी कभी 2 2 1/4 1/4 1/5 1/5 इस तरह की संख्याएं मिलती हैं। जब आपका d लेस देन 0 मतलब निगेटिव संख्या मतलब ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। इस प्रकार आप अध्याय 4 तक के विभिन्न क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।